वेलकम टू द स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में लास्ट में हम लोग कुछ ग्राफ से रिलेटेड पढ़ रहे थे, याद होगा। बोले भी थे उस ग्राफ को याद कीजिए। और उस ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ को याद करना तो आसान है, सिंपल ग्राफ था, लेकिन ग्राफ के लास्ट में कुछ समझाए थे जिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस भी किए थे। उसको याद रखिए, वहीं आपको बहुत काम आएगा आगे भी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी हम एक दो क्वेश्चन आज देखते हैं, कुछ अलग तरह का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम पहले, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos इनवर्स cos x। ठीक है, और sin x, इन दोनों का सलूशन बताना है। इस क्वेश्चन को पहले देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आप पहले बहुत नहीं बनाए। सॉल्यूशन निकाले हैं तो इक्वेशन में x का वैल्यू निकाले होंगे, y का वैल्यू निकाले होंगे। इसको ठीक से देखिए, ये फंक्शन के फॉर्म में दो अलग अलग फंक्शन और दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। इसका बनाने का तरीका होता है कि दोनों का ग्राफ आपको बनाना होगा अलग अलग, और फिर दोनों ग्राफ को एक साथ मिला के देखना होगा कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा तो सॉल्यूशन होगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पहले दोनों का ग्राफ बनाइए किसी तरह। उसमें जो फर्स्ट है, तो ये तो हम लोग को याद होगा, देखिए -2π से 2π। इसका ग्राफ तो हम लोग जानते हैं, जो आप याद भी किए होंगे। देखिए यही था ना। हाँ, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाएंगे। -2π, इसमें एक और ग्राफ है मॉडुलस y = sin x। इसका ग्राफ अभी आप नहीं जानते, यह हम आपको पढ़ाए भी नहीं है। आगे एक चैप्टर हम बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ, उसी में ये आता है। उसी समय इस तरह का ग्राफ आप सीखिएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो ग्राफ तो अभी हम डायरेक्ट आपको बना दिए। हाँ, ध्यान रखिएगा सब बराबर होगा, बनाने में थोड़ा बड़ा छोटा हुआ है लेकिन सब इक्वल है। तो मॉडुलस y = sin x का जब ग्राफ सीखिएगा तो यही होता है। अभी आपको बस ये समझना है कि अगर दोनों का ग्राफ जानते हैं तो सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला जाता है। अगर दोनों का ग्राफ जानते हैं तो सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग ग्राफ बन गया। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ तो आपको याद ही था, इसका हम बनाए। अगर दोनों का ग्राफ बन गया तब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, किसी तरह अब क्या करेंगे, तो दोनों ग्राफ को एक साथ बनाएंगे। तो एक साथ बनाने का मतलब क्या करते हैं, तो इस ग्राफ को हम यहाँ पे लाते हैं। देखिएगा ध्यान से, पाई तो यहाँ पे होगा,
देखिए इसको लाए हैं यहाँ पे, एक और पार्ट जो है उसको यहाँ पे लाते हैं। देखिए वो 2 पाई के बाद है, तो 2 पाई के बाद है, जहाँ है वहीं पे बनाइए 3 पाई। इधर वाला देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट को देखिएगा तो समझ आएगा। 0 से पाई, तो 0 से पाई में उस ग्राफ को लाके बनाए, 2 पाई से 3 पाई, और ये जो था माइनस पाई, तो बीच में ही माइनस पाई आएगा, तो यहाँ पे बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों ग्राफ को हम एक साथ बना दिए। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, आपको ये देखना होगा कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखिए, क्या दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है? तो देखिए इस पॉइंट पे दोनों कट कर रहा है, यहाँ भी दोनों कट कर रहा है, और यहाँ भी कट कर रहा है। इसके अलावा तो नहीं है कुछ। तो इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा होगा? अगर इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 3 होगा। 1 2 3। सॉल्यूशन अगर लिखना पड़े कि कौन सा सॉल्यूशन हुआ, तो ये फंक्शन का सॉल्यूशन है ना, इसमें x और y दोनों का वैल्यू लिखना होगा। तो वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो पहले ये वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 0, और y का वैल्यू भी क्या है? 0। मतलब एक आंसर होगा 0 0। मतलब फंक्शन के सॉल्यूशन में पॉइंट को आंसर लिखा जाता है, और पॉइंट आपको लिखने आता होगा, पहले x कोऑर्डिनेट, बाद में y कोऑर्डिनेट। अब आइए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? तो 2 पाई है। y का वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे आइए, -2 पाई और 0, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो सॉल्यूशन इसी तरह लिखा जाता है जब भी 2 फंक्शन होगा तब, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन इसी प्रकार बनाया जाता है। आगे जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और कुछ कैलकुलस में और भी कुछ चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तब इस तरह का क्वेश्चन बहुत आएगा, तो उस समय अच्छा से बनाया जाएगा। अभी बस एक बता दिए कि इस तरह का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cos sin cot इनवर्स 3/4, ठीक है। तो सिंपल x का वैल्यू निकालना है। तो पिछला क्वेश्चन में दूसरा था, उसमें x y दोनों निकालना था, क्योंकि 2 अलग अलग फंक्शन था। और इसमें क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू निकालिए और इक्वेशन के फॉर्म में। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बना रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नया नहीं है। सॉल्व करते हैं। तो क्या किया जाए? कॉस, जो मैंने क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, उसका मतलब ही क्या है आपको कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे सेट करेगा। तो पहले तो आप वो सोचिए, फिर उस फार्मूला को लिखिए। तो यहाँ पे देख लो क्या है, कॉस है, tan इनवर्स है, तो कॉस यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो कॉस इनवर्स। तो tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स में बदलिए, तो ये क्या होता है? p/b 1/, देख लीजिएगा, बदलने में किन्हीं को दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे साइन कॉट है, तो साइन इनवर्स में बदलते हैं,
तो b/p 4/5, ये तो आप जानते होंगे 1 + x² हो जाएगा। इसको सिंपल किया जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 16 9 हो जाएगा। x का वैल्यू ±3/4, दो वैल्यू आया। एक और बात हमेशा बताए होंगे कि जो भी x का वैल्यू आता है किसी इक्वेशन में जो भी x का वैल्यू आता है उसको एक बार चेक करना पड़ता है कि जो क्वेश्चन है हम लोग का क्या उसको ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तरीका तो अच्छा से हम लिख के बताए हैं आपको। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख लीजिए, x का वैल्यू 3/4 तो पॉजिटिव वैल्यू, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। जब -3/4 रखिएगा तब ये निगेटिव होगा, लेकिन ये तो कॉस है, कॉस में निगेटिव भी होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ये तो जानते होंगे ना, कॉस में अगर माइनस भी आएगा तो ये तो अपने आप प्लस हो जाता है। तो जब -3/4 रखिएगा तो ये निगेटिव होगा, लेकिन ये कॉस है, उस निगेटिव को फिर पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इक्वल तो हो ही जाएगा, मतलब दोनों सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आपका ये दोनों आंसर होगा, समझे ना। कॉस के साथ ये है ना, ये पॉजिटिव भी आएगा तब भी पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव आएगा कॉस -θ cos θ हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन तो बहुत बनाए दिए होंगे, तो वहीं एक आध जो क्वेश्चन हम नहीं बता पाए उसको आपको डिस्कस कर रहे हैं। एक किस तरह लिखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan² cot², ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है स्क्वायर के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, tan अगर होगा तो tan इनवर्स होगा तब तो काम हो जाएगा, तब x होता है। स्क्वायर होगा तब कैसे कीजिएगा, ये बस एक लिखने का तरीका है कि मान लीजिए tan² tan इनवर्स x लिखा है, क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इस तरह तो लिख ही सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको तो हम इस तरह लिख ही सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए क्वेश्चन भी हम बता रहे थे ये वाला, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, समझे ना बात। तो लिख सकते हैं इस तरह आप, ये वही तो है। स्क्वायर में दे दिया तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है। स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं tan sec इनवर्स 2, इसका होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं cot, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए tan, ये जो sec इनवर्स है इसको किस में बदलना चाहिए। अगर ये tan है तो इसको किस में बदलना चाहिए, तो tan इनवर्स में बदलना चाहिए, तो बदल दो। ये क्या है आपका h/b, तो आपको p का वैल्यू निकालना होगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4√3 आएगा। उसी तरह cot है, इसको बदलिए cot इनवर्स में, कितना हो 9√8 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। ये कितना बचेगा, ये सॉरी बराबर लिख दिए, प्लस लिख लीजिएगा यहाँ पे, इक्वेशन थोड़े ना।
तो ये 3 आएगा और ये 8, कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो स्क्वायर हो, मान लीजिए यहाँ पे पावर 3 होगा, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। पावर 4 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, पावर 5 होगा कुछ भी दिक्कत नहीं। अब वैल्यू निकालिए, जो पावर होगा उसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्या देखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n if cot inverse π/6। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया कि इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, तो आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए थे और हमको लगता है 6-7 क्वेश्चन एक साथ हम बताए थे, लेकिन उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं लिखे थे। इसको हम सॉल्व करना सिखाए थे, लेकिन उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये नहीं बोले थे हम। दोनों क्वेश्चन एक ही है, एक लाइन का अंतर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन नया नहीं लगे कहीं देखने पे, इसीलिए हम इसको 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, बनाइए, तो जैसे आपको सिखाए थे आप उसी तरह बनाइए। π/6 कॉट इनवर्स, तो याद कर लो कॉट इनवर्स का जो कंडीशन होता है, तो आपको क्या याद है, यही तो याद है, 0 से पाई तक रख लीजिए, 0 से पाई तक। अब साथ में ये देखिए, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो ग्राफ में हम लोग लिख के याद भी किए थे। जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तब क्या होता है, कॉट पाई। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन आपका बदल जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अब बताइए कॉट π/6 का वैल्यू कितना होगा, √3। इसका वैल्यू -∞ होता है। इसको पहले क्या कीजिए कि सीधा लिखते हैं, इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये आपका π√3 होगा। पाई का वैल्यू 3.14, इसका 1.732। दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1731, लगभग आएगा 5.5 के करीब, कुछ और लगभग इसी के बराबर आएगा, गुना कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, लेकिन x के बारे में कुछ लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू n। n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, लेकिन वो नेचुरल नंबर होना चाहिए आपका। देख लो क्या ये नेचुरल नंबर है, देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अगर निकालेंगे तो 5.56 है, तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। 5.56 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उससे छोटा 5.56 से छोटा
जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कौन है, तो 5 ही तो है आपका, हो जाएगा। ठीक, इसी में एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दोनों लिख देते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n, क्या लिखते हैं, तो साइन इनवर्स x/3 ग्रेटर देन π/6, ठीक है। ये इसमें माइनस लगा देते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n, साइन इनवर्स x/3 ग्रेटर देन -π/6, बात वही है। उसमें हम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछे थे, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछे हैं, क्वेश्चन तो वही है। इस बार आपका क्या है, तो साइन इनवर्स है, तो सॉल्व करने तो आता ही है। कैसे सॉल्व होगा, -π/6 साइन इनवर्स x/3 लेस देन, बताइए यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स का कंडीशन याद होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। यहाँ पे वैल्यू क्या लिखना होगा, π/2 लिखिए, होता है ना वैल्यू, π/2 होता है तो π/2 लिखिए। अब बताइए, हाँ π/2 पे इक्वल होता है तो हम क्वेश्चन में भी इक्वल डाल देते हैं, आपका मन, ठीक है। अब याद कीजिए ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये जो फंक्शन है आपका वो आपका इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। तो यहाँ पर रखिए साइन -π/6, यहाँ पे आपका साइन नहीं बदलेगा, तो देखिए साइन नहीं बदला, ये कितना हो जाएगा, -1/2 x/3 1, इसको सिंपल किया जाए, -3/2 लेस दैन x लेस दैन 3, ठीक है। साइन का वैल्यू π/2 तक 1, ठीक है, 3 तक, इसका वैल्यू बोलिए -1.53, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। इनवर्स का कंडीशन आपको याद है, π/2 तक होता है तो π/2 तक हम लिख दिए। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, तो नहीं बदला, जैसे था देखिए उसी तरह है। अब आगे बढ़िए, तो -1/2 से लेकर 1 तक, सिंपल करने के बाद आपको कहाँ तक मिला, ये यहाँ से बताइएगा कि मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपका, तो लेस देन 3 है, 3 ही तो होगा। मिनिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तब क्या होगा, इससे बड़ा जो पहला नेचुरल नंबर मिलेगा वो आपका -1 होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 तो खुद नेचुरल नंबर है, तो सबसे ज़्यादा यही है। इससे बड़ा जो सबसे पहले नेचुरल नंबर आएगा वो आपका -1 होगा, तो -1 होगा, समझ गया ना। तो क्वेश्चन वही है, अगर यहाँ पे एक बार सुन लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में होता कि सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बताइए, ये नेचुरल नंबर को हम हटा देते, इस नेचुरल को हटा देते और x का मैक्सिमम वैल्यू पूछते, तब आप क्या बताते, इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो -1.5 होगा, तब नेचुरल नंबर का कोई ज़रूरत नहीं था। जो वैल्यू दोनों एंड पे आएगा वही मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखिए ना, इस तरह के क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इनइक्वालिटी में भी आएगा, इसमें भी आता है। आगे एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम ही होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आएगा। मैक्सिमम मिनिमम पढ़िएगा, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत आएगा। तो ये हर जगह आता है, मतलब इक्वेशन बन के भी, इनइक्वालिटी बन के भी। तो इनइक्वालिटी का ये कंसेप्ट हुआ, तो ये कोशिश कीजिएगा कि ये कैलकुलेशन के जो नॉलेज होता है उसमें इंक्लूड हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है, फंक्शन तो अभी बहुत होता है, तो जब पूरा फंक्शन पढ़ लीजिएगा
तब भी आपको पता रहेगा कि कौन इंक्रीजिंग है और कौन डिक्रीजिंग है, उस समय भी आपका हो जाएगा। कि बाद में आपको सीखना भी होगा, कोई भी फंक्शन होगा इनइक्वलिटी में अगर शिफ्ट करना होगा इधर से उधर, तो उस समय आपको पता करना होगा वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तभी ना आपको कुछ पता चलेगा। जब पता चलेगा तब बनाइएगा, तो पता करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जितना भी जैसे फंक्शन भी जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो शिफ्ट किया नहीं किया, इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, मतलब इसका यूज आपको हमेशा आएगा। इसको मतलब हमेशा के लिए जानिए, टोटल मैथ के लिए चैप्टर कोई भी होगा इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, और इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें ये जानना जरूरी होगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, और साथ में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है आपको, तो किसी को नया नहीं लगे, ठीक है ना। अब लिखिए एक इक्वेशन को लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कर दिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, एक्स का वैल्यू निकालना जरूर है, लेकिन इस इक्वेशन को देखिए, ये डायरेक्ट एक्स के फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, क्या है ये, तो साइन इनवर्स का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई भी फंक्शन हो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, एक्स का, वाई का, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो साइन थीटा का, कॉस का, किसी का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये इस बार क्या है आपका, तो साइन इनवर्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉस इनवर्स का भी हो सकता है, टेन इनवर्स का भी हो सकता है, तो किसी का भी होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना होगा तो क्या कीजिएगा, 2 साइन इनवर्स का स्क्वायर, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या ये फैक्टराइज होगा, तो देखिए फैक्टराइज होगा तो 4 साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 6, कुछ कॉमन होगा तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 2, 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2। यहाँ से जब वैल्यू निकालिएगा आप तो आएगा -3/2, ठीक है। अब याद कर लो एक बार, ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -π/2 से π/2 तक, ये तो याद है आपको। इसको वैल्यू में थोड़ा बदल लिया जाए तो -1.57, इसको अगर बदलिएगा तो 57, मतलब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1.57 -1.57 होगा, ये देख लीजिए। तो ये तो याद है, और आपको याद होगा बीच में एक तरह का क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे जहाँ पे एंगल को π/2 के फॉर्म में, मतलब पाई या डिग्री के फॉर्म में नहीं रहेगा, इसी तरह का वैल्यू था, क्वेश्चन याद होगा ना। साइन इनवर्स साइन 8 का वैल्यू निकालिए, साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू निकालिए, 12 का वैल्यू निकालिए। तो ये वही बात है कि क्वेश्चन जिस तरह आएगा आपको उसी तरह सोचना होगा। यहाँ पे एंगल आपको वैल्यू के फॉर्म में आया है इस क्वेश्चन में, तो हम उसको बदल लिए पहले, और तब सोच लिए कि साइन इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, इतना होगा। अब मिलाते हैं, साइन इनवर्स का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो क्या 2 होगा, नहीं होगा। ये आपका पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, 2 1.57 से ज़्यादा होता है तो नहीं होगा। यहाँ पे आइए तो -3/2 कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर -1.5 है, तो ये तो होगा 1.5, तो इसके बीच में आएगा, इसका मतलब यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकलेगा
साइन माइनस 1.5। स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं कि आगे बढ़िए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम सीख गए, अब उसका क्वेश्चन जिस तरह बनाना होगा बनेगा। इनइक्वालिटी के फॉर्म में आपको दिखाएं, इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएं, इस बार क्या दिखाएं हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएं। चाहे वो किसी का हो सकता है, कॉस इन्वर्स का हो, टेन इन्वर्स का हो, लेकिन सॉल्व करते समय लास्ट में जब भी इक्वेशन सॉल्व कीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो आंसर आता है वो आपको एक बार चेक करने आना चाहिए। ये हमेशा होगा। जैसे यहाँ भी 2 वैल्यू आया था ना, लेकिन आंसर तो आपका एक ही वैल्यू हुआ। 2 वैल्यू आया था लेकिन आंसर तो आपका एक ही वैल्यू हुआ। ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये आप सोचे तब ना, नहीं तो जल्दीबाजी में दोनों आंसर हो जाता है। और साथ में आपको वो कंडीशन याद रहेगा तभी तो आप मिला पाइएगा। इसलिए हम शुरू से बोलते आए हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप याद रखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला याद रखिए, उसके बीच में जो कंडीशन डेवलप हुआ है, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते समय जो एंगल का कंडीशन है वो कंडीशन आपको याद रहे, तो कहीं भी कम से कम आंसर को आप चेक कर सकते हैं। जरूरत तो पड़ता है हमेशा, वो याद रहेगा तभी ना आप चेक कर पाइएगा कि सही है कि गलत है, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी चैप्टर हो, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी चैप्टर हो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री उसी का चैप्टर है। इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी चैप्टर हो, बिना फार्मूला का कोई मतलब नहीं होता है। आपको पूरा फार्मूला याद हो, फार्मूला अप्लाई करने का तरीका पता हो, तो तरीका पता होगा ये कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस अच्छा होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, देखिए cos इनवर्स -π/2। माइनस है तो कुछ स्टूडेंट को माइनस को लेके कन्फ्यूजन होता है, तो उसी को हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए tan cos इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, लिख सकते हैं, क्योंकि याद होगा आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ठीक है, पाई माइनस π/2, π/2, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट इनवर्स, कॉट कॉस इनवर्स है किस में बदलना चाहिए, तो कॉट इनवर्स में बदल लीजिए। तो b/h है, आपको p निकालना पड़ेगा, 2/49 45, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन इनवर्स में डायरेक्ट होता है, कॉस इनवर्स में पाई माइनस होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन कॉस इनवर्स के ही केस में होता है, क्योंकि उसमें पाई माइनस आता है, और आगे बहुत बार ज़रूरत पड़ेगा कि माइनस का भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा। फंक्शन में एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे ऑड इवन, तो उस समय ये माइनस वाला बहुत काम आएगा। इसी माइनस को देख के आप बताइएगा कि कौन ऑड है और कौन इवन है, ठीक है। ठीक है, तो इन्वर्स में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। जितना तरह के कंसेप्ट हम सब बताए हैं आपको, कोशिश किए हैं कि जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग पैटर्न का, वो सारा हम डिस्कस किए हैं आपसे। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक से वीडियो देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोले भी है कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, पता चल जाएगा हमको। अगर सब बन भी जा रहा है तो भी कमेंट में लिखिए, तो हमको
आपको कम से कम पता चलेगा कि नहीं चलिए सब लोग समझ गए, तो एक संतुष्टि भी मिलता है, खुशी भी होता है कि कम से कम आमने सामने तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग का काम हो जा रहा है, तो वही बहुत बड़ा बात है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया। देखिए अब तो इन्वर्स ख़त्म हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, जब कोई भी चैप्टर ख़त्म होता है तो इन्वर्स इसे ख़त्म हो गया, तो अब होता है कि इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए। सबसे पहला काम तो ये होता है कि नंबर ऑफ प्रैक्टिस जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, लेकिन बेसिक किताब बनाने के बाद। बेसिक किताब बनाने से एक तो होता है कि अगर बोर्ड एग्जाम की बात कीजिए तो सिलेबस आपका कवर हो जाता है, तो वो तो श्योर हो गया। एक बेसिक किताब बनाने का मतलब आपका नॉलेज एक लेवल पे है, अगर वो आसानी से बन जाता है मतलब आपको नॉलेज तो हो गया है। नॉलेज हो गया मतलब अब आगे के लिए आप तैयार हैं। आगे आपको जो सोचना है, कुछ लोग बोलते हैं कि यही मेन का एग्ज़ाम देना है सर, एनडीए का एग्ज़ाम देना है, तो कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयार हो गए। अब उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए उसी के अकॉर्डिंग। अब जेईई मेन का एग्ज़ाम देना तो उसका कोई भी ना कोई किताब चाहिए, या हम जो असाइनमेंट देते थे वो बनाइए। देखिए भाई, तो असाइनमेंट देने में डिस्कस करने में थोड़ा दिक्कत है। मान लीजिए असाइनमेंट देते हुए तो डिस्कस कैसे किया जाएगा, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर भी अगला चैप्टर से हम असाइनमेंट देने का कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब व्यवस्था बना रहे हैं, हो गया है। तो अगला चैप्टर से ही मिल पाएगा, इसमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो कुछ लोग तो फ़ोन भी किए थे, अलग अलग किताबें सर बना रहे हैं, तो बनाइए। आज जिनको भी मन है बनाने का वो तो अपना व्यवस्था किसी तरह तो कर ही सकते हैं ना। आप नेट से भी व्यवस्था कर लीजिए, बहुत सारा सुविधा तो है। कुछ तो किताब का दुकान भी अब तो खुलने लगा है, तो देख लीजिए। जो बहुत मतलब आगे के लिए सोचते हैं वो अपना व्यवस्था किसी तरह करके बनाइए, अब बन जाएगा। आपसे कोई भी किताब बनाइएगा ना, जेईई मेन लेवल का भी कोई भी किताब बनाइए, आसानी से बनेगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आप पूरा देखे होंगे तो पूरा देखिए, कोई भी किताब नहीं बनेगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। लास्ट में आप क्या कीजिएगा, अब तो इन्वर्स ख़त्म हो गया, तो इसमें क्या क्या करना ज़रूरी है आगे के लिए, उसका एक अपना नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। एक होता है कि हम जो पढ़ा दिए वो तो हो गया, एक उस चैप्टर को याद करने के लिए अपना बना के रख लीजिए। जैसे हुआ ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन बात क्या था आपका, तो एक तो था सबसे पहले क्या था कि फॉर्मूला याद रहे किसका, तो ट्रिग्नोमेट्री का। कहीं पढ़ने के बाद तो पता चल ही गया होगा ना कि बिना इसके कुछ नहीं होगा। एक क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो फार्मूला दोनों का चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद बात कीजिए इस चैप्टर में और मेन क्या था, तो एक पैटर्न था इसका साइन इन्वर्स साइन एक्स का, आगे जो भी था इसी तरह 6, तो एक पैटर्न इसका था। एक पैटर्न क्या था, तो इसी का उल्टा था, यही ना। इस तरह का भी 6, तो हुआ ना। ये तो बेसिक बात हुआ कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो सबसे पहला जरूरत है क्या है, इन दोनों का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चाहिए, इन्वर्स का भी जो चैप्टर है उसका भी तो चाहिए ना। उसके बाद ही आप कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल भी क्वेश्चन बनाइएगा तो बिना फार्मूला का थोड़े बनेगा, तो वो तो आप याद रखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, तो एक आइडिया भी मिल जाता है। बहुत कुछ याद हो जाता है, एक आइडिया भी मिलता है कि कौन फार्मूला कहाँ पे लगेगा, पहला काम। दूसरा, इस चैप्टर में और मेन क्या था जो आप पढ़े थे, तो एक ये पैटर्न था। अब इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा आपका, एक इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा, इसी से रिलेटेड देखे होंगे कि एंगल वाला फॉर्म एक अलग आया होगा, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बताए होंगे। मैंने वो एक समरी टाइप है कि आप क्या क्या पढ़े हैं। तो एक एंगल का, उसी एंगल को 2, 3, 4, 5, 6 में लिखने का तरीका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था सिंपलेस्ट फॉर्म था, क्योंकि बोले भी होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म आगे के लिए बहुत ज़रूरत है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें क्या था कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, इसका मतलब बस यही था कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो वही था। यहाँ पे आपको वही लिखा रहेगा कि पूरा फॉर्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का याद हो गया तभी तो ये बनेगा, या ये बनेगा मतलब आपको याद है तभी तो बनेगा। ठीक है। तो मेन तो यही था। फिर हम उसी में दिखाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन बताए होंगे, इक्वेशन किस तरह सॉल्व किया जाता है, और इक्वेशन जब सॉल्व किया तो उसमें अलग अलग टाइप का। फिर आगे देखे होंगे तो ग्राफ को बताए होंगे,
इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक का ग्राफ, तो 6 फंक्शन था, 6 ग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें कुछ आया होगा इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ इस तरह का कंसेप्ट पता चला होगा। फिर आगे भी देखे होंगे तो किसका ग्राफ आया होगा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आया था, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसका अभी नहीं आएगा, आगे आएगा, तो उस बात को समझ के रखना होगा, ग्राफ को याद करके रखना होगा, तो आगे के लिए तैयार रहिएगा, तभी ना आगे वाला चैप्टर आसान होगा। ठीक है, और क्या था, अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन कुछ बताए होंगे कि किस तरह क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, तो वो तो प्रैक्टिस के बाद आता है। बाकी जो इस चैप्टर का जो समरी हुआ कुछ इसी तरह का तो हुआ, ये फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, ये दोनों का अपना पैटर्न अलग अलग टाइप के, जिसमें जितना क्वेश्चन इसमें हो सकता है। फिर इस तरह का ग्राफ, इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक का ग्राफ, इसका ग्राफ, मिला जुला के यही था। तो इसको एक कोशिश कीजिएगा कि अपने से 1-2 पेज पे पूरा कर लीजिएगा, उससे फ़ायदा होगा कि कॉपी खाली पलट के उसी को देख लेना है, हाँ ये कि इन्वर्स ट्रिग्मेट्री में ये होता है, तो कम से कम वो दिमाग पे रहता है, और बहुत दिन तक आपको लगेगा कि हम भूल नहीं रहे हैं इसको। 7 दिन पे, 10 दिन पे, जब मन करे एक बार पलट लीजिए, क्योंकि पूरा पढ़ने में तो समय लगेगा ना, क्योंकि मैथ है, थ्योरेटिकल तो है नहीं। क्योंकि एक जैसे ये होगा तो इसके पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, तो वो तो बनाइएगा तब होगा ना, लेकिन क्वेश्चन कब बना सकते हैं, जब आपको ये पूरा याद रहेगा तब, कम से कम फार्मूला याद रहे, पैटर्न याद रहे, तभी ना बना पाइएगा। तो एक तो अपना प्रैक्टिस कीजिए, बाकी एक थोड़ा सा अपने से एक समरी टाइप का कोई नोट्स बना लीजिए, उसको रख लीजिए, बार बार पलटते रहिए तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये सब याद रहेगा तभी आपको कैलकुलस आसान लगेगा। ठीक है ना। हाँ, एक और बात, 11th का कुछ स्टूडेंट फ़ोन भी किए थे कि सर 11th का भी जो थोड़ा बहुत हम लोग को छूट गया था, कि उसका भी वीडियो अगर डाल देते तो हो जाता। तो वहीं हम जानना चाहते थे कि सब लोग मतलब अगर वीडियो डालेंगे तो पढ़ लीजिएगा ना, तो कोशिश कीजिएगा ना कि अगर इस वीडियो को देख के थोड़ा कमेंट में लिख के भेजिएगा। हम चाहते हैं कि पाराबोला से शुरू करें, क्योंकि सर्किल बहुत सारे बैच में हो गया था और 1-2 बैच में चल रहा था। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन को हम पढ़ा दे रहे हैं, फिर भी आप लोग कमेंट में थोड़ा लिख के भेजिएगा कि पाराबोला ही शुरू करें ना। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ये भी बोले थे कि सर बेसिक ट्रिग्मेट्री भी हम कुछ भूल गए हैं या दिक्कत है, और बिना ट्रिग्मेट्री का कैलकुलस पढ़ना संभव नहीं है। बिना ट्रिग्मेट्री का कैलकुलस पढ़ना आपका संभव नहीं है। जैसे इन्वर्स ट्रिग्मेट्री भी जो स्टूडेंट का ट्रिग्मेट्री बहुत अच्छा नहीं होगा उनको ये पढ़ने में दिक्कत होगा, और जो लोग ट्रिग्मेट्री अच्छा से पढ़े हैं उनको ये बहुत आसान लगा होगा। तो इसीलिए हम कोशिश करना चाहते हैं कि बेसिक ट्रिग्मेट्री का भी वीडियो हम डाल देते हैं, कल या परसों से हम डालेंगे उसको, सिर्फ बेसिक ट्रिग्मेट्री का, जिसका ज़रूरत बार बार पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, और ये सोच रहे हैं कि पाराबोला से हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा आज जो ये वीडियो जो भी देखिएगा तो थोड़ा कमेंट में लिख के भेजिएगा कि पाराबोला से शुरू करें ना, तो वो कवर कर लीजिएगा, तो थोड़ा लिख के भेजिएगा तो हमको पता चलेगा, तो हम पाराबोला 1-2 दिन में शुरू कर देते हैं। तो एक अच्छा टाइम हो जाएगा। टाइम है भी, आप लोग लॉकडाउन में तो कहीं बाहर निकलना नहीं है, घर ही में रहना है, तो घर में रहने का मतलब क्या है। और जैसा कि हम आप लोग को पढ़ाएं तो जानते भी हैं कि बिना पढ़े तो आप लोग को मन लगता नहीं है, और मैथ का तो एक अलग है आप लोग का, जब तक 40-50 क्वेश्चन एक दिन में नहीं बनाइएगा तब भी मन नहीं लगता है। तो उसी के लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ज़्यादा करें, तो ये 12th वाला तो टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, इसका भी काम हो जाएगा आपका। तो पाराबोला कवर कर लीजिएगा, तभी ना करने से भी फ़ायदा होगा, तो उसको थोड़ा कमेंट में लिख के भेजिए। ठीक है, अब तो ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया, तो ठीक है, आज कम में पढ़िए। थैंक यू।